नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो आज देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए सूचना यह है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स और मेंस का, वो शुरू होने वाला है 28 जून से। ये एक हाइब्रिड बैच होगा जिसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस ले सकते हैं। जो भी बच्चे इसमें इनरोल कराना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट और नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ओम बिरला बने लोकसभा के अध्यक्ष। हम जानेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष में, जो आपके अध्यक्ष बनते हैं उनको लेकर के संविधान में, और साथ ही साथ कैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है उसके पद से। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि ओम बिरला को ध्वनि मतों से, टेबल पर जब हम इस तरीके से, वहां पे डेस्क होती है, आप सभी ने देखा होगा, तो वहां पर ध्वनि मतों लाइक दिस, जब वो ऐसे क्लैप करते हैं, ठीक है, तो इन मतों से क्या किया गया है, उनको लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। कौन सी लोकसभा का? 18वीं लोकसभा का उनको अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इनके विपक्ष के उम्मीदवार थे के सुरेश, इनको इन्होंने हराया है। इससे पहले 7वीं लोकसभा में भी वह अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का ही होता है। ये माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसी का ही लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक थी चीजें, जो इस वजह से ही चुनाव कराया गया वहां पर, और उन्होंने के सुरेश को हराया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, क्या कार्य होते हैं, कैसे वो काम करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष चाहे जिस भी दल का सदस्य चुना जाए, चाहे विपक्षी दल का हो चाहे उसी दल का हो, जैसे ही वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है वो अपनी पार्टी से सारे कनेक्शन खत्म कर लेता है। वो पार्टी के क्या कार्य हो रहे हैं, पार्टी में क्या मतलब चीजें चल रही हैं, वो इन सब से अपने आप को क्या कर लेगा, साइडलाइन कर देगा। वो पूरा का पूरा ध्यान किस पर देगा? सदन पर देगा। वो अब पार्टी के कार्य नहीं करेगा, पार्टी की मीटिंग्स में नहीं जाएगा, पार्टी के लिए पर्टिकुलर जो चीजें होती है उनको ड्रॉप कर देता है। तो वहां से उसका पार्टी की गतिविधियों में शामिल होना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वो उनसे दूरी बना लेता है। उससे अपेक्षा ये की जाती है कि वह दलीय हितों और भावनाओं से ऊपर उठ करके कार्यवाही को संचालन करने हेतु जो विपक्षी सदस्य हैं उनके अधिकारों का भी पूरा संरक्षण करेगा। विपक्षी जो सदस्य बैठे हैं उनकी भी बात सुनेगा, वो जो बिल लेकर के आएंगे उनको भी ध्यान से सुनेगा, वो जो कहना चाहते हैं उनकी भी बातें देखेगा, और फिर उसके बाद क्या है, बैलेंस तरीके से अप्रोच बनाएगा। उसका पूरा जो कार्य हो जाता है वो सदन को संचालित करने का कार्य हो जाता है। ठीक है, भारत में लोकसभा जो पद की शुरुआत है, अध्यक्ष पद की शुरुआत है, वो आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से की गई थी, जो कि आपका आया था 1919 में। आप सभी जानते हैं सुधार के बारे में। इसके प्रावधानों के तहत 1921 से ये पद आपका बन गया था और लोकसभा अध्यक्ष आपका चुना जाने लगा था। ये जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। संवैधानिक एंड औपचारिक प्रमुख होगा, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं इसमें लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। देखिए, अनुच्छेद 93 कहता है कि अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव सदन में साधारण बहुमत से होगा और वो लोकसभा के कार्यकाल तक उसके पद पर बना रहेगा। जब तक लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल तक है, तो 5 साल तक बना रहेगा। अध्यक्ष बनने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं चाहिए, कोई विशिष्ट वहां पर क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है। अगर अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है या फिर वो हटना चाहे तो उसके लिए 3-4 बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अनुच्छेद 94 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में लोकसभा अध्यक्ष अपना पद छोड़ सकता है। सबसे पहले कि उसकी लोकसभा की सदस्यता ही खत्म हो जाए तो छोड़ेगा ही। दूसरा, वो त्याग पत्र दे दे। किसको? अपने उपाध्यक्ष को। चलो आपके लिए क्वेश्चन है कि उपाध्यक्ष कौन बनाया गया है लोकसभा में कि जो समस्त तत्कालीन सदस्य हैं ये बहुमत पारित कर दे संकल्प पत्र इनको हटाने के लिए। अगर ये संकल्प बहुमत से पारित हो जाए कि इनको पद से हटाना है, तब ये क्या है, उनके पद से हटाए जा सकते हैं। लेकिन इनको पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले वहां पर क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा अध्यक्ष के बाद कि आपके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो 14 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव आ जाना चाहिए, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू 94। ठीक है, यदि किसी लोकसभा कोई लोकसभा है जो विघटित हो रही है, तो अध्यक्ष विघटन के पश्चात लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त नहीं करेगा। ये बात यहाँ पर मेंशन करी गई है कि चाहे सदन टूट भी रहा हो तो भी आपको क्या है, एक दिन पहले अपना पद रिक्त नहीं करना है। आगे बात करते हैं अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं।
वो अध्यक्ष में जितने भी सत्र होंगे उनको संबोधित करेगा, सबकी बातें सुनेगा, बिल पास आउट होंगे उनको देखेगा, ठीक है, बहस और चर्चा को व्यवस्थित करेगा कि वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अपमानजनक बातें ना कही जाएं, ये सारी चीजें देखेगा और सम्मानजनक तरीके से पूरा उसका आयोजन कराएगा। सदन में कामकाज के लिए नियम और साथ ही साथ प्रक्रियाएं होंगी, इन सारे नियमों को देखेगा, किंतु इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रक्रियाओं को चुनने के संबंध में अध्यक्ष के पास व्यापक शक्तियां हैं कि वो इसके लिए कर सकता है। अगर आप बदतमीजी कर रहे हो सदन में या कुछ कर रहे हो तो आपको सदन से डिस्क्वालीफाई भी कर देगा वो, ठीक है। अध्यक्ष को व्यवस्था संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने तथा संसद के नियमों को लागू करने का अधिकार है कि जो संसद के नियम है वो लागू करवाए जो बाकी एमपीज वहां पर बैठे हुए हैं उनसे। सरकारी कार्य का संचालन अध्यक्ष द्वारा सदन के नेता के परामर्श से तय किया जाएगा और सदनों जो सदस्य हैं वो प्रश्न पूछे, किस मामले में पूछ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति आवश्यक है कि आप ये प्रश्न पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपको अध्यक्ष की पूर्व अनुमति चाहिए कि हाँ इस सेगमेंट पर हम आज सदन में चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप मुझे परमिशन दीजिए इसकी, इस मुद्दे को सदन में उठाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष है इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तरीके से वो सदन की तरफ रहे, ना कि अपनी पार्टी की तरफ उसका झुकाव हो, क्योंकि क्या पता वो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को प्रश्न पूछने की इजाजत दे, विपक्षियों को ना दे, तो इसीलिए यहाँ पर उसको बैलेंस रहना होता है, अपनी पार्टी से कटना होता है और दोनों पक्षों की बात सुननी होती है, ठीक है। अध्यक्ष को प्राय लोकसभा तथा प्रतिनिधित्व करने तथा सार्वजनिक रूप से या अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में लोकसभा की ओर से बोलने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इसके पास जो अध्यक्ष है उसके पास असंसदीय टिप्पणियों, जैसे अभी आपने देखा कि जय फिलिस्तीन का नारा ओवैसी ने लगाया तो उनको लगता है कि ये असंसदीय है, ये संसद में नहीं बोला जाना चाहिए, तो इसको रिकॉर्ड में रखना है या नहीं रखना है इसका निर्णय संसद जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो करेंगे और वो क्या करेंगे उसको हटा देंगे। वह सदन के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों तथा संसदीय उदाहरणों की अंतिम व्याख्या करता है, अंतिम निर्णय उसका होता है, ठीक है। संसद के पास कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करने या फिर बैठक को निलंबित करने की भी शक्ति है और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार अध्यक्ष प्रथम दृश्य मतदान नहीं करता है, किंतु बराबरी की स्थिति में वो अपना निर्णायक मत देता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 की अध्यक्षता में कर सकता है। यहाँ पर बताया गया अनुच्छेद 108 में कि दोनों सदन एक साथ भी बैठ सकते हैं, ठीक है। लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 248(1) के अनुसार सदन के नेता के अनुरोध पर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो गुप्त बैठक भी बुला सकता है, ये उसके पास पावर है। और गुप्त बैठक के लिए एक दिन या आप मानोगे दिन का कुछ भाग निर्धारित किया जाएगा कि वो उनके अकॉर्डिंग निर्धारित होगा कि हमें एक दिन चाहिए, थोड़ा सा भाग चाहिए। कोई धन विधेयक मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी कौन करेगा? अंतिम निर्णय अध्यक्ष का ही होगा। दल बदल के आधार पर लोकसभा में किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने का जो अधिकार है वो भी अध्यक्ष पर है। ये सारे अधिकार जो है वो अध्यक्ष पर है, ये उसके कार्य हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024। इसकी शुरुआत कर दी है, किसने करी है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा किया गया है इसकी शुरुआत। इसमें इन्होंने बच्चों को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो आपका ORS होता है और जिंक की गोलियां वितरित करी हैं। यह अभियान 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। इस अभियान का लक्ष्य बचपन में डायरिया के कारण जो होने वाली जो बाल मृत्यु है उनसे रोकना है और इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, घोल और जिंक की गोलियां दी जाएंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई राज गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना दिया गया है और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पीसीएस में ये चीजें आपके पूछी जाती हैं, आरओ में भी पूछी जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाराजगंज में ये विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। गिद्ध पहले पूरे भारत में पाए जाते थे, लेकिन डाइक्लोफेनॉक दवा के कारण इन पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आई है और ये अंतरराष्ट्रीय आपकी प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, संकटग्रस्त हैं ये, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है इनको और इस केंद्र का उद्देश्य गिद्धों को अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। ये जो आपका ओपन किया गया है, केंद्र का नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है, जहां 24 घंटे जो गिद्ध हैं उन पर नजर रखी जाएगी और इस केंद्र में गिद्धों पर नजर रखने और हर समय उनकी देखभाल करने के लिए उच्च तकनीकी वाले उपकरण शामिल हैं, जिनसे जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जा रही है। आगे बात करते हैं, श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है।
तो हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने विश्व शिल्प शहर का टैग प्रदान किया है। यह टैग श्रीनगर में हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इससे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ मिलेगा और यह श्रीनगर के कारीगरों के लिए नए बाजार के अवसर भी खोलेगा। यानी कि अब यहाँ के लोग जो रोजगार जो चाहते हैं, रोजगार यहाँ पर बूस्ट भी करेगा और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब इनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यह मान्यता अधिक निवेश और वित्त पोषण को आकर्षित करेगी, जिससे जो पारंपरिक तरीकों से संरक्षित करते हुए बुनियादी चीज़ों का विकास भी सुनिश्चित होगा। इस मान्यता के बाद कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं तक जो पहुँच है वह भी प्राप्त होगी। विश्व शिल्प परिषद की बात करें तो यह यूनेस्को से संबंधित है। 1964 में स्थापना हुई, मुख्यालय इसका कुवैत में है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तजाकिस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है महिलाओं के। तो हिजाब मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला, सिर ढकने वाला एक कपड़ा होता है, आप लोगों ने देखा है। तो हाल ही में तजाकिस्तान सरकार ने देश में इस पर बैन लगा दिया। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने हिजाब को विदेशी वस्त्र कहा है। उन्होंने बोला ये विदेशी वस्त्र है। तजाकिस्तान में लगभग 90% जो आबादी है वो मुस्लिम है। ये है आपका तजाकिस्तान, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं तजाकिस्तान के बारे में। तो ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है और ये चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। लैंडलॉक कंट्री है, कोई भी इससे वाटर बाउंड्री टच नहीं होती। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में यह एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, इसकी सीमा उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और चीन से लगती है। राजधानी इसकी दुशांबे है, राजधानी इसकी दुशांबे है और इसकी जो मुद्रा है सो मोनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं लद्दाख में पूर्व कार्यशील साक्षरता के बारे में। देखिए, हाल ही में लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। ठीक है, यह घोषणा लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत की है। यहाँ पर 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त की गई है। यहाँ के लोग जो है शिक्षित हैं पूरी तरीके से। यह उत्कृष्ट उपलब्धि बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और सभी के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर रही है, लद्दाख की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उल्लास योजना, तो उल्लास मॉडल स्वयं सेवा पर आधारित है, जिसमें स्वयंसेवी पुरस्कार की आशा किए बिना उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करते हैं और केवल गैर जो साक्षर हैं उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, इस योजना की जो अवधि वर्ष है वो 2022 से 2027 तक है। उद्देश्य ये है इसका कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना है। जो उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उनको शिक्षित करना है। न केवल शिक्षार्थियों को पढ़ाना है बल्कि लिखने, अंकगणित कौशल प्राप्त करने की अनुमति देना है और उनके महत्वपूर्ण जो जीवन है उसमें कौशल की समझ को विकसित करना है और उसको समृद्ध बनाना है। ठीक है, उल्लास योजना को स्वैच्छिक सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से लागू किया जा रहा है। उल्लास योजना से लाभान्वित लोग कौन कौन से हैं, तो लगभग देश में 77 लाख से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उल्लास मोबाइल ऐप में 1.29 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 35 लाख स्वयंसेवी जो शिक्षा देना चाहते हैं, अपने मन से जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। आगे बात करेंगे, भारत में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने जीते पदक। तो इन पदकों की बात करें तो टोटल इन्होंने 11 पदक जीते हैं इस समय। ठीक है, जिसमें 4 आपके स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं और 5 कांस्य हैं। भारतीय पहलवानों में पुरुषों और महिलाओं की फ्री स्टाइल और पुरुषों की ग्रीको रोमन श्रेणियों में यहां पर भाग लिया था। भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक महिला पहलवानों ने जीते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दीपांशी, मुस्कान, रजनीता और मानसी लाठेर इन्होंने जीता है। एक और महिला पहलवान राजा बाला ने रजत पदक जीता है। आगे बात करते हैं पुरुषों में समर्थन गजनान मकावे ने रजत पदक तथा आकाश, सचिन कुमार, विकास कश्यप और तुषार तुकाराम पाटिल ने और रौनक ने कांस्य पदक इसमें जीते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन की राजधानी अम्मान में 22 से 24 जून तक आयोजित की गई थी। लास्ट में आप सभी के लिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने हिजाब पहनने पर औपचारिक रूप से बैन लगाया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर चीन। कमेंट में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।